नमस्कार सभी को। हम विगत दिनों से नई शिक्षा नीति जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके संबंध में परिचर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने दो भागों में, एक तो इसका परिचयात्मक स्वरूप देखा था और उसके बाद स्कूली शिक्षा व्यवस्था को देखा था। आज हम उच्च शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या परिवर्तन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो प्रश्न यह उठता है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें उच्च शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता क्या है। अब तक जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी वो क्या बेहतर नहीं है? क्योंकि आज के समय में 2009 का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया था, उसके तहत लगभग प्रत्येक राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा के नियामक और नियंत्रक संस्था के रूप में एकमात्र संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। वो अपना शासन करता है। तकनीकी शिक्षा को संभालने के लिए एआईसीटी है भारत में। शिक्षक शिक्षा को संभालने के लिए एनसीटीई है। चिकित्सकीय शिक्षा को संभालने के लिए एमआईसी है। तो क्या इन सब के होने से अब तक उच्च शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ पा रही है, जो कि एक अलग से फिर इसमें भी सुधार की आवश्यकता हो गई? तो देखिए, उच्च शिक्षा में ऐसा नहीं है कि गुणवत्ता बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन कुछ तो गलत है, जिसके कारण भारत में आज देखिए लगभग 3 स्ट्रीम प्रमुखतः चल रहे हैं। मांग है 3 की। सर्वोच्च स्तर पर है विज्ञान, इसमें कोई दो राय नहीं। 12वीं पास करने वाले हर बच्चे के अभिभावक, माता पिता और स्वयं उसका भी रुझान होता हो कि वो साइंस पढ़े, पहली प्राथमिकता दे साइंस को। उसके बाद आ जाता है कॉमर्स का स्थान, वाणिज्य का, विज्ञान के बाद वाणिज्य, और अंत में आर्ट्स का स्थान है, कला का स्थान है। इसका नतीजा यह निकलता है कि विश्व में बहुत से ऐसे बेहतर टेक्नोलॉजी वाले देश हैं जिनकी जितनी जनसंख्या नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ इंजीनियर आ जाते हैं। आज इंजीनियर की ये स्थिति है कि मुझे लग रहा है कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ के हर एक चौराहे पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और इसके विश्वविद्यालय हैं। विज्ञान की स्थिति देखें तो प्रायः सभी घरों में विज्ञान स्नातक आपको मिल जाएंगे, भले उनमें गुणवत्ता न हो। इसका खामियाजा राष्ट्र को इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि डिग्रियां तो पूरी आ जा रही हैं, लेकिन इन डिग्रियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं ये स्नातक किसी भी रूप में। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने फिर उच्च शिक्षा में भी परिवर्तन करने के लिए प्रयास किया और परिवर्तन करने के लिए कई बिंदुओं पर अपना अवधान दिया। सबसे पहला हम बात करेंगे, इसमें मुख्य रूप से 2-3 घटक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। मुख्य लक्ष्य है उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। गुणवत्ता है क्या, इसके लिए कुछ संस्थाओं की स्थापना की बात की गई है, इसमें जिक्र किया गया है। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि संस्थाओं की स्थापना की जरूरत क्या है। तो देखिए, 12वीं तक जो हम शिक्षा ले रहे हैं समेकित रूप से, उसका हमारे जीवन से कहीं ना कहीं कोई संबंध है, या कई बार ऐसे भी शिक्षा में मिल जा रही है जिसका कोई संबंध ही नहीं। कई ऐसी भाषाएं हैं, कई ऐसे विषय हैं। उदाहरण के लिए A+B का होल स्क्वायर प्रायः हर भारतीय पढ़ा होगा, किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में सबके सामने इस प्रश्न को रखा गया होगा और वो उत्तर दिया होगा। हाँ, स्थिति यह है कि अगर गलती से कोई उत्तर गलत दे देता है तो उसकी हंसी जरूर उड़ाई जाएगी, लेकिन उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कहाँ पर इसकी ज़रूरत है, शायद बहुत कम ही लोगों को हो रही होगी। गणित के क्षेत्र को छोड़ दीजिए, हम सब ने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने कभी यूज़ किया? इसका क्या यूज़ है? उसी प्रकार कुछ भाषाएं, खासकर अंग्रेजी का वो दबदबा है भारत में कि आज अंग्रेजी किसी को नहीं आ रही है तो वो मूर्ख है। भले उसके तमाम विषय आते हों, साहित्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजी नहीं आ रही है तो वो मूर्ख है। अरे भाई, उसके अलावा उसको बहुत चीज़ें आ रही हैं।
उन पर तो कोई अवधान नहीं है। कहने का ये मतलब है कि डिग्रियों की या और कुछ स्टैंडर्ड जैसा बना दिया गया है नहीं वास्तव में। वो जिसके पास है वो योग्य है, जिसके पास नहीं है वो अयोग्य है। और इसके लिए इसका सबसे बड़ा खामियाजा तमाम प्रतिभाओं को भी भुगतना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जो सिस्टम है ना, शिक्षा प्रणाली, और राजनीतिक कुछ हस्तक्षेप, तथाकथित समस्याएं जो हैं, कुछ संवैधानिक भी हैं, इनसे भी शिक्षा प्रभावित हो रही है, निसंदेह हम यह कहेंगे। फिर भी जो संभावित मुख्य प्रभाव के क्षेत्र हैं उनको कम करने के लिए सरकार ने एक प्रयास किया है। आज बहुत से ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर आपको मिलेंगे जिनकी बहुत अच्छी रुचि हुआ करती थी साहित्य में। बहुत ऐसे साहित्यकार मिलेंगे जिनकी रुचि गणित या अन्य भाषाओं में है, लेकिन मजबूरी यह है कि वो एक विषय के साथ दूसरे विषय का संबंधीकरण नहीं किया गया, उनके सामने रखा नहीं गया, उनको ऑप्शन नहीं था पढ़ने का। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए उच्च शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता रही है और किया गया। इस स्तर पर सबसे पहला जो परिवर्तन यह किया गया है कि जो भारत में विविध विश्वविद्यालयों का स्वरूप है और विविध शैक्षिक संस्थाओं की जो संरचनात्मक ढांचा है, इसमें परिवर्तन किया गया। और यह कोशिश किया गया, हमेशा इसका लक्ष्य जो है 2030 तक का रखा गया है। अर्थात 2030 तक भारत के लगभग 15,000 से ज़्यादा जो बहुविषयक संस्थान हैं, अर्थात अन्य विविध विषयों को पढ़ाए जाने वाले संस्थान हैं, और लगभग 800 विश्वविद्यालय हैं। उनके अंतर्गत जो 40,000 भारत के विभिन्न जिलों में प्रचलित कॉलेज हैं स्नातक स्तर के, उनका समन्वय किया जाएगा। 2030 तक यह प्रयास किया जाएगा कि भारत के प्रत्येक जिले में एक HEI, इसका नाम दिया गया है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो। अभी प्रत्येक जिले में एक उच्च शिक्षा का संस्थान नहीं है। लगभग कई ऐसे जिले हैं जहां आज भी वीरान है। तो 2030 तक यह प्रयास करेगी सरकार कि देश के प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक उच्च शिक्षा संस्थान हो। ये उच्च शिक्षा संस्थान उन्हीं 15,000 संस्थानों में से एक होगा जो लगभग 800 विश्वविद्यालय, 15,000 संस्थानों में अन्य कई स्नातक स्तर के कॉलेजों का, महाविद्यालयों का विलय किया जाए। और इस स्तर पर कई प्रकार के सुधार भी अन्य किए जाएंगे। क्रमशः फिर उनकी चर्चा हम करते हैं। अब सबसे पहली जो मुख्य चर्चा इसमें करने वाली बात है वो ये है कि स्नातक स्तर तक का जो पाठ्यक्रम था वो एक तरह से विद्यार्थियों के ऊपर थोप दिया जाता था। एक बार पिंजरे में घुस गए तो अगर पहले निकल गए तो फिर कोई लाभ नहीं है। पूरा सर्कस जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक सर्कस समझ में नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा बेतुका सा ये परिस्थिति है। कई बार हमें क्लाइमेट की बात है, हम भारत के विविध क्षेत्रों से आते हैं, हमें कहीं का मौसम नहीं पसंद आ रहा है, कहीं के लोग नहीं पसंद आ रहे हैं, कहीं की कार्य पद्धति नहीं पसंद में आ रही है, कोई विश्वविद्यालय का जो है कार्य प्रणाली हमें नहीं पसंद में आ रहा है। इन तमाम वजहों के कारण से भी यदि हमने एक बार प्रवेश ले लिया, लेकिन जब तक हमारा डिग्री पूरा नहीं होता है तब तक हम उस महाविद्यालय विश्वविद्यालय को छोड़ नहीं सकते थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए उपाय किया गया है इस नई शिक्षा नीति में। क्या उपाय किया गया है? अगर कोई बच्चा स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, किसी कारणवश वो 1 वर्ष के बाद पाठ्यक्रम छोड़ देना चाहता है, तो वो निस्संदेह छोड़ सकता है, कोई समस्या उसको नहीं है। उसने जो क्रेडिट प्राप्त किया उस क्रेडिट के आधार पर उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट में उसके क्रेडिट के अंक समाहित रहेंगे और एक नेशनल डिजिटल जो लॉकर बना हुआ है इसमें प्राप्तांकों को व्यवस्थित रखा जाएगा। एक तरह से जैसे आप बैंक में आपके खाते में पैसा व्यवस्थित रहता है, उसी तरह इस डिजिटल लॉकर में आपके अंक व्यवस्थित रहेंगे। भविष्य में यदि आप द्वितीय वर्ष किसी अन्य विश्वविद्यालय से करना चाह रहे हैं तो पिछले क्रेडिट को जोड़ दिया जाएगा और द्वितीय वर्ष से आप कर सकते हैं। ये तो द्वितीय वर्ष अन्य विश्वविद्यालय में करना चाहते हैं। तो अब वापस आते हैं, अगर 1 साल में आपको सर्टिफिकेट दे दिया गया, वहीं अगर 2 साल आपने कर लिया तो 2 साल पे आपको डिप्लोमा दे दी जाएगी, और 3 साल आपने कर लिया तब आपको डिग्री दे दी जाएगी। 3 साल में आप किसी भी पाठ्यक्रम के स्नातक स्तर की डिग्री ले सकते हैं।
अब अगर आपको उच्च अध्ययन उसमें करना है, उसी विषय में अनुसंधान करना है, तब आपको 1 वर्ष का और पाठ्यक्रम दिया जाएगा, जिसमें आपको ऑनर्स दिया जाएगा और आप विशिष्टता प्रतिष्ठा दी जाएगी। उस विषय में आगे चल के आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं 1 वर्ष की, और उसके बाद आप पीएचडी प्रोग्राम को कर सकते हैं। पहले ये अलग था, पहले 3 साल आप करिए, 2 साल का पीजी करिए, फिर भी 3 साल में आपको ऑनर्स और पास कोर्स में कोई फ़र्क बहुत जगहों पर नहीं किया जाता था। उसके बाद एमफिल भी करना लगभग कई विश्वविद्यालयों में अनिवार्य था, फिर पीएचडी करते अनुसंधान करते थे। एक तो यह व्यवस्था रही। दूसरा, अब जो व्यक्ति 3 साल की डिग्री ले चुका है, क्या वो अनुसंधान क्षेत्र में नहीं आ सकता है? आ सकता है। उसके लिए उसको अब 2 साल का और मास्टर डिग्री लेना होगा, फिर वो अनुसंधान के क्षेत्र में आ सकता है। तो ये एक ढांचागत बदलाव किया गया है। उसी प्रकार से कुछ पाठ्यक्रम ऐसे भी रहेंगे, वो चाहे अध्यापक शिक्षा के हों, तकनीकी शिक्षा के हों, या स्वयं जो विधि शिक्षा के हों, या चिकित्सा शिक्षा के हों, जो एकीकृत पाठ्यक्रम होंगे, वो 5 साल का होगा। उसका लक्ष्य होगा एकीकृत रूप से उसी व्यवसायिक क्षेत्र को अपनाने के लिए प्रयास वो करेंगे। आगे इसके बाद 2 मुख्यतः संस्थाओं को स्थापित करने का इसमें प्रावधान किया गया है। एक तो जो होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ। ये रिसर्च फाउंडेशन क्या करेगा? भारत में विद्यमान समस्त विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की गुणवत्ता को प्रवर्धित करने का प्रयास करेगा। साथ ही यह संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया जाएगा और इसका 20,000 करोड़ का वार्षिक अनुदान जो है अगले दशक में उत्तरोत्तर वृद्धि क्रम में इसको दिया जा रहा है। यह संपूर्ण विश्वविद्यालयों में जितने भी जेआरएफ कनिष्ठ अध्येता वृत्ति या फिर पोस्ट डॉक्टरल फेलो जो होते हैं, उस प्रकार की जितनी स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति देने का यह कार्य करेगा। अनुसंधानात्मक गुणवत्ता को बनाए रखने और प्रवर्धित करने के लिए यह जिम्मेवार होगी संस्था। साथ ही एक संस्था की और स्थापना करनी है जो भारतीय भाषाओं का देख रेख करे, प्रचार प्रसार करे और इनमें अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास करे। ऐसा नहीं है कि एक भाषा विज्ञ व्यक्ति दूसरी भाषा को नहीं जाने। इसके लिए एक निकाय की स्थापना की जाएगी। यह निकाय जो है सभी भाषाओं के अध्यापकों की भर्ती भी करेगा। परस्पर अनुवाद की प्रणाली प्रचलित की जाएगी और आपस में सहसंबंधित करने का भाषा के साहित्य को प्रयास किया जाएगा। साथ ही एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन की भी बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग वस्तुतः इसका जो अध्यक्ष होगा वह भारत का प्रधानमंत्री होगा। सर्वोच्च निकाय होगी यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसके जगह पर अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, तो शिक्षा मंत्री जो होगा वह इसका उपाध्यक्ष होगा। इसका संपूर्ण नियंत्रण होगा संपूर्ण उच्च शिक्षा व्यवस्था पर, वो चाहे विश्वविद्यालयी शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, या फिर चिकित्सा शिक्षा हो, या फिर कोई भी संस्थान हो उच्च शिक्षा का, या फिर अनुसंधान संस्थान, सबका एकीकृत नियंत्रक होगा यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसके अतिरिक्त अब तक जो भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रचलित हैं, इसके स्थान पर एक उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। ये राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग बनाया जाएगा। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जगह लेगा। इसका मुख्य कार्य होगा जितने भी, अब यह माना जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी कार्य पद्धति में अब तक असफल रहा है, या जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। उदाहरण के लिए आज भारत में जितने भी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, जितने भी उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी निकल रहे हैं, बहुत सारे अयोग्य हैं और वो कहीं ना कहीं जॉब पाने के योग्य नहीं है। कारण यह है कि उनको स्किल बेस्ड वर्क नहीं सिखाया गया, उनको कौशल आधारित कार्य नहीं बताया गया, अपितु सबके पास, सबके हाथ में एक एक डिग्री है, वो डिग्री को लेकर के घूम रहे हैं। उनमें गुणवत्ता है या नहीं, इसका कहीं भी कोई भी स्थान नहीं है। आप सामान्यतः कह सकते हैं
कि एक ऐसी भारत में अब तक परीक्षा प्रणाली प्रचलित है जिसके द्वारा डिग्री बांटा गया है, जिसमें एक गिलहरी को, एक चूहे को, एक हाथी को, एक बंदर को और सबको एक पंक्ति में खड़ा करा के सबको एक जैसी डिग्री देने का प्रयास किया गया। जबकि गिलहरी की अपनी कार्य पद्धति है बेहतर, अपने तरीके से अपने क्षेत्र में वो कर सकती है। हाथी का अलग कार्य है, शेर का अलग कार्य है, बंदर का अलग कार्य है, चूहे का अलग, सबकी अपनी अपनी विशिष्ट गुणवत्ता है और विशिष्टता है। उनके क्षेत्रों में जो उन बेहतर कर सकते हैं उसका चुनाव करने का उनको अवसर नहीं दिया गया। कारण क्या था, वो किसी एक स्ट्रीम में पहले से फंस गए। अगर साइंस में चले गए हैं, उनकी रुचि दूसरे क्षेत्र में है, तो विषयों का आपस में अंतः संबंध नहीं है। इस संबंध को, इस खाई को पाटने के लिए उच्च शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और राष्ट्रीय जो ये नई शिक्षा नीति आई है उसमें इस समस्या को के समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। उसमें इस खाई को पाटने का प्रयास किया जाएगा, जिसके चलते गिलहरी की जो विशिष्टता है उसके अनुकूल उसको विषय चयन का, उसको अध्ययन करने का और उसके अनुकूल कौशल अर्जित करने के योग्य उसको बनाया जाए। आज देखिए, भारत में जितने भी उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी हैं, उनका कहीं ना कहीं कई साल से लगातार लगे रहे, उनका एकमात्र ध्येय है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए किसी प्रकार से। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अलग अलग स्ट्रीम में परीक्षा दी है, पढ़ाई की है और अंत में आकर के कहीं ना कोई बीएड कर ले रहा है, कोई एलएलबी कर ले रहा है या कोई अन्य बी फार्मा कोर्स करने चल रहा है, जबकि उससे उनको कोई लेना देना नहीं। क्यों? तत्काल में कोई भी व्यवसाय मिल जाए। अगर इस व्यवसायिक पाठ्यक्रम के आधार पर उनको सरकारी नौकरी मिल जा रही है तो उसके लिए और भी अनवरत प्रयास वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खामी तो रही है ना, इसीलिए यह समस्या है। वह खामी कहाँ पे? गुणवत्ता नहीं होना और सिर्फ डिग्री का होना। इसका सबसे बड़ा सरदर्द यह निकलता है कि समाज भी इस तरह का हो गया है कि वह सोचने लगता है कि सरकारी नौकरी मिल गई है तो बेहतर है, ज़िंदगी आराम से कटेगी, सिक्योर रहेगी लाइफ। कारण क्या है सिक्योरिटी का? कहीं निकम्मापन तो नहीं है ना? आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, हम कुछ करना ही नहीं चाह रहे, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि कुछ करने की आवश्यकता नहीं हो, लाइफ सिक्योर हो जाए। हम क्यों नहीं अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर कुछ अर्जित करना चाह रहे हैं? ये जितने भी कोई ना कोई सफल आज हम देखते हैं ना, हमारे रोल मॉडल हैं कहीं ना कहीं, भारत में हो बाहर हो, कोई भी अंबानी साहब हों, टाटा साहब, कहीं ना कहीं इन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में यदि पड़ा होता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम हमें एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करके दे रहा था अब तक, जिस प्रोडक्ट का उनके वास्तविक जीवन से बहुत कम संबंध था, या ऐसा कह सकते हैं कहीं कहीं तो संबंध था ही नहीं। उदाहरण के लिए हमने देखा A+B का होल स्क्वायर हमने सबने पढ़ा, याद किया, रटा, कहाँ उपयोग है हमें पता नहीं है, या है भी कि नहीं, कभी होगा कि नहीं यह भी नहीं पता है, फिर भी हमने पढ़ा, हमारे पास डिग्री वैसे ही आ रही थी। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए बहुत बेहतर तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रयास किया गया है इस नई शिक्षा नीति में, और यह प्रयास किया गया है कि इन तमाम खाई को पाटने के लिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण बनाई जाए। तमाम ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनके जितने नागरिक नहीं है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ आज के डेट में इंजीनियर आते हैं। टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ इतने स्टैंडर्ड हैं कि हमारे यहाँ के टेक्नोलॉजिस्ट जाके दूसरे देशों में अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी का हम आज हस्तांतरण के लिए उनसे तरस रहे हैं, उनके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए उनसे निवेदन कर रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान तब होगा जब हम यहाँ के स्टूडेंट को उनके रुचि के अनुकूल विषय पढ़ने का अवसर देंगे, उनमें जिस तरह की सृजनात्मक क्षमता है उसके अनुकूल उनमें कौशल विकसित करने का प्रयास करेंगे, ना कि एक ऐसी डिग्री जिसमें एक नियमबद्ध कुछ किताबें हों, कुछ विषय हों, सिर्फ उन्हीं विषयों को उनके समक्ष प्रस्तुत करना। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए यह बहुत अनिवार्य था कि उच्च शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। क्यों? हमने पिछले व्याख्यान में भी चर्चा किया था, मैकाले की एक नीति थी, वह चाहता था कि ऐसे प्रोडक्ट तैयार हों भारत में जो अंग्रेजी जानते हों, टेबल पे बैठना जानते हों, और जो हम कहें उस पर सिग्नेचर करें, रबर स्टाम्प की तरह कार्य करें, देखने में वो भारतीय हों लेकिन मस्तिष्क से अंग्रेज हों। आज की शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है ना, वो ऐसे ही प्रोडक्ट तैयार कर रही है। वो अपना तर्क देने का उनको अधिकार नहीं है कहीं ना कहीं।
इस प्रकार का यह सिस्टम ही बन चुका है कि तर्क देने या अपनी क्रिएटिविटी को अगर दिखाने का वो प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी गलतियां और खामियां गिना दी जाती हैं। उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो खामियां होंगी, गलती होंगी। जो व्यक्ति काम ही नहीं करेगा उससे यकीन मानिए कभी गलती होगी ही नहीं। तो इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए एक बेहतर यह योजना है नई शिक्षा नीति। उच्च शिक्षा व्यवस्था में अगर इसको हूबहू लागू किया जाता है, एकमात्र नियंत्रक संस्था हो, अनुसंधान के लिए एक गुणवत्तापूर्ण संस्था हो, सभी पाठ्यक्रमों का आपस में समन्वयवादी सिद्धांत हो। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रीम में गया तो दूसरे स्ट्रीम को नहीं पढ़ सकता। एक व्यक्ति जो फिजिक्स में उसकी रुचि है, संगीत में रुचि है, इन लिटरेचर में रुचि है, तो इन तीनों चीज़ों को साथ साथ पढ़ने का वो प्रयास करे। तमाम ऐसे लेखक हैं, तमाम ऐसे कवि हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में डिग्रियां लिखे हैं और कार्य किसी दूसरे क्षेत्र में कर रहे हैं। सोचिए अगर उनको दूसरा क्षेत्र भी उस समय दिया गया होता तो आज भारत को एक योग्य नागरिक और भी बेहतर कुछ मिल सकता था। तो इन तमाम समस्याओं के समाधान करने का प्रयास किया गया है इस नई शिक्षा नीति में। और ये अगर हूबहू लागू होती है तो यकीन मानिए कि कल जो भारत में प्रोडक्ट तैयार होगा वह इस तरह का नहीं होगा कि जिसको पता ही नहीं कि हमने जो डिग्री लिया इसकी उपयोगिता है भी या नहीं। बहुत सारे लोगों ने बीटेक की डिग्री ली है सिविल इंजीनियरिंग में और आईबीपीएस की परीक्षा दे करके आज बैंक में जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं उनको पता नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है उनको कुछ नहीं पता है। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की बैंकिंग में कितनी उपयोगिता है यह भी उनको नहीं पता है, लेकिन बस एक नौकरी चाहिए। क्यों और कैसे इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं, बस एक रोजगार चाहिए। कारण क्या है कि ये जो गुणवत्तापूर्ण डिग्री नहीं मिली है इसका दुरुपयोग ही हो रहा है, ये उपयोग नहीं। ठीक है, और भी इसमें कुछ विषय हैं, कुछ बिंदु हैं जिन पे मौका लगा तो फिर हम एक बार आपसे चर्चा करेंगे। हमने 3 बिंदुओं में एक परिचय को देखा, स्कूली शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा व्यवस्था को देखा। मुख्य रूप से उच्च शिक्षा व्यवस्था में 2030 तक का हमने यह देखा, भारत के प्रत्येक जिले में एक न्यूनतम संस्थान होगा जिसको HEI के नाम से जाना जाएगा, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। लगभग भारत में अभी 15,000 से ज़्यादा और लगभग 800 से ज़्यादा जो विश्वविद्यालय हैं उन सबको इन्हीं सब विश्वविद्यालयों में 900 से ज़्यादा आज भारत में विश्वविद्यालय, 915 से ज़्यादा, इनके अंतर्गत ये जो 40,000 कॉलेज हैं इनको गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना भूल गया कि देखिए एक उच्च शिक्षा में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनको स्वायत्त संगठन के रूप में खड़े होने का के लिए न्योता दिया जाएगा, खड़ा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी के नियंत्रण में रह करके उसी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, अपितु एक स्वायत्त शासी संगठन के रूप में वो रह करके कार्य करेंगे, इसके लिए उनको मौका दिया जाएगा। तो इन तमाम बिंदुओं पर और एक उच्च शिक्षा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। UGC जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसका विघटन करके वो विघटन परिवर्तित होकर के उच्च शिक्षा आयोग आ जाएगा। एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा जो कि सर्वोच्च संस्था के रूप में भारत में कार्य करेगी। ठीक है, इन्हीं बिंदुओं के साथ आज विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले बिंदु के साथ। फिर तब तक के लिए सभी को नमस्कार।